हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 19 सांख्यिकी है ना। और ये जो क्या बोलना चाहिए बच्चों कि जो आप लोगों का ये जो मैंने पाठ 1 से शुरू किया था है ना, आप लोगों को पढ़ाना, वो आज अपने समाप्ति पर है ना। पाठ 19 हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पाठ में देखो हम क्या क्या जानेंगे। भूमिका क्या है, देखो शाला में कक्षा सजावट का कार्यक्रम आयोजित होना था। कक्षा 7वीं के विद्यार्थी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कक्षा के अंदर दीवारों की पुताई किस रंग से कराई जाए। उनकी शाला में हल्का पीला, गुलाबी, हल्का हरा एवं आसमानी मात्र 4 रंग ही उपलब्ध थे। कक्षा नायक के कहने पर सभी विद्यार्थी ने अपना नाम एवं पसंदीदा रंग एक पन्ने पर लिख दिया जो निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित है। मतलब एक तरह से वोटिंग कर रहे हैं, है ना। कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, इन 4 रंगों को मतलब जो उनका पसंदीदा है उसको लिख लिख के उस चिट में डाल दिए, है ना। चिट बना दिए, ठीक है। लिख दिए अपना नाम की, कौन अपना नाम लिख दिए और कौन सा रंग उन्हें पसंद है। चलो देखते हैं कैसे बना है सारणी। विद्यार्थी का नाम है और रंग, इधर भी विद्यार्थी का नाम है, इधर रंग, ठीक। तो राजेश ने क्या लिखा है? हल्का पीला। रुचि ने क्या लिखा है? गुलाबी। मीना ने हल्का पीला। रहीम आसमानी। हमीदा हल्का पीला। जूली हल्का हरा। अनीता हल्का हरा रंग। फ्रांसिस आसमानी रंग, ठीक है। अब इधर देखते हैं। केशव ने हल्का पीला लिखा है। बसंत ने आसमानी। शेखर ने हल्का हरा रंग। रीता ने गुलाबी रंग। सुनील हल्का पीला रंग। अनामिका हल्का पीला रंग। बलवंत ने गुलाबी और रघु ने हल्का पीला रंग लिखा है, ठीक है। अब आगे देखो, इसको ये सारणी बनाने का क्या उद्देश्य है ये हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, इन सूचनाओं के आधार पर क्या आप यह निर्णय ले सकते हैं कि दीवार पर कौन से रंग से पुताई करनी होगी। तो बहुत आसान है बच्चों। देखो, बच्चों का नाम देख लो, है ना। बच्चे के नाम और कितने रंग को मतलब सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, है ना। तो पता चल जाएगा कौन से रंग से कक्षा में पुताई होगी। देखो, तभी रीता को एक तरीका सूझा। उसने बोर्ड पर रंगों के नाम लिखे तथा प्रत्येक रंग को पसंद करने वाले विद्यार्थी को अपनी पसंद के रंग के सामने अपना नाम लिखने को कहा। अब सूची इस प्रकार बनी है। अब नए तरीके से बना है सूची, देखते हैं कैसा बना है। रंग है, गुलाबी रंग को कौन पसंद किया है? रुचि, रीता, बलवंत, ठीक। हल्का पीले रंग कौन कौन लिखा है? राजेश, मीना, हमीदा, केशव, सुनील, अनामिका, रघु। हल्का हरा रंग जूली, अनीता, शेखर। आसमानी रंग रहीम, बसंत, फ्रांसिस। तो देखो 4 रंग हो गए। अब देखते ही पता चल रहा है, इससे और आसानी से पता चल गया कि किस रंग को सबसे ज़्यादा पसंद किए हैं सभी बच्चे। हल्का, सही बच्चे नहीं बोलेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला? हल्का पीला रंग को मिला है, ठीक है। कितने लोग पसंद किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने पसंद किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चूँकि हल्का पीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक थी, है ना, इस कारण इसी रंग से पुताई कराने का निर्णय लिया गया। दैनिक जीवन में क्या आपने निर्णय लेने के लिए कभी यह तरीका अपनाया है? ठीक, अपनाया है, बहुत बार अपनाना पड़ता है कि नहीं। आप अपनी कक्षा में त्रैमासिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में 34% से अधिक और 34% से कम अंक प्राप्त करने वालों की सूची बनाना है। क्या इस आधार पर आप बता सकते हैं किस विषय का परीक्षा फल सबसे अच्छा है और किस विषय का सबसे खराब, है ना। अब देखो आंकड़े, अब डेटा क्या होते हैं इसको समझते हैं। कोई भी निर्णय लेते समय आपको कुछ न कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है। इन आवश्यक संख्यात्मक जानकारियों को ही क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं, ठीक। माना आपको अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए एक समाचार पत्र खरीदना है। आप कौन सा समाचार पत्र खरीदेंगे जिसे अधिक से अधिक विद्यार्थी पढ़ना पसंद करेंगे, यह निर्णय आप कैसे कर लेंगे। सभी विद्यार्थी ने एक सारणी तैयार की जिसमें पसंद के समाचार पत्र के सामने सभी ने अपना अपना नाम लिखा। फिर जिस समाचार पत्र को पसंद करने वालों की संख्या सर्वाधिक है उसे ही खरीदने का निर्णय लिया गया। ये क्या है? ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है, मतलब पसंद को जानने का।
अब देखो जूली सारणियों को बार बार देख रही थी। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको। जैसे हम लोग वोट देते हैं ना, तो क्या होता है, सारे उम्मीदवारों का नाम होता है और हम क्या, जो वोटर लोग होते हैं वो जो पसंदीदा, जो हम जिसको पसंद करते हैं उस पर क्या है, हम अपना बटन दबा देते हैं। ये उसी तरह से है। ठीक, आगे देखो, जूली सारणियों को बार बार देख रही थी और सोच रही थी कि इन सारणियों के नाम लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो मात्र यह गिनना है कि चाही गई जानकारी के पक्ष में कितने छात्र हैं, मतलब कितना वोट पड़ा। ठीक है, नाम न लिखकर उसके स्थान पर किसी संकेत का भी उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। क्या आप जूली की सोच से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। क्या ऐसा कोई तरीका सोच सकते हैं जिसमें नाम के स्थान पर केवल संकेत चिन्ह का उपयोग करके ही गणना की जा सके? बसंत ने एक सुझाव दिया कि क्यों न प्रत्येक नाम के स्थान पर एक एक खड़ी लकीर का उपयोग किया जाए और अंत में सभी खड़ी लकीरों की गिनती कर ली जाए। ठीक, सभी विद्यार्थी इससे सहमत थे। ये भी एक क्या है, वोटिंग करने का आसान तरीका है ना। अब देखो क्या है, अनीता ने कहा चलो हम खेलों की लोकप्रियता का क्रम पता लगाएं। अनीता ने बोर्ड में 4 खेलों के नाम लिखे और अपने अपने पसंद के खेल के सामने प्रत्येक विद्यार्थी को एक खड़ी लकीर खींचने को कहा। सारणी कुछ इस प्रकार बनी। देखो सारणी नंबर 3 कैसे बना है। खेल का नाम है फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और क्या है, कबड्डी। टेली चिन्ह, खड़ी लकीर, इसको क्या बोलते हैं, टेली चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, खड़ी लकीर को। तो विद्यार्थियों की संख्या देखो, जैसे एक फुटबॉल के आगे एक विद्यार्थी आया होगा तो एक ऐसे खींचा होगा। ठीक है, फिर मतलब 3 विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपना अपना मत दिया है। ठीक है, वोट दिया है। तो इस तरह से फुटबॉल कितने बच्चे खेलना पसंद करेंगे, 3। क्रिकेट, सबसे ज़्यादा क्रिकेट को मिला है, 7 जने खेलना पसंद करेंगे। वॉलीबॉल केवल 1, सबसे कम मिला है। और कबड्डी को 5, मतलब सबसे पहला स्थान किसको मिला है, क्रिकेट को, फिर दूसरा कबड्डी को, और फिर तीसरा फुटबॉल है, और फिर सबसे लास्ट में केवल एक ने पसंद किया होगा कोई विद्यार्थी। ठीक है, तो इससे समझ में आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ बच्चों ये समझ में आ रहा होगा कि सारणी, डाटा क्या होते हैं, है ना, और इन सब की ज़रूरत कब पड़ती है, आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या है, परंतु इस प्रकार की सारणी में ज़्यादा खड़ी लकीरों को गिनने में असुविधा होगी। सही बात है। इसलिए जिस प्रकार से आपने छोटी कक्षाओं में गिनती सीखते वक्त 10-10 के बंडल बनाए थे, उसी प्रकार यदि 5-5 के बंडल बना ले तो आपको गिनने में आसानी होगी। बिल्कुल, ये भी बात सही है। हम 4 खड़ी लकीर खींचकर 5वें के लिए इन चारों लकीरों को काटते हुए एक तिरछी लकीर दर्शाए गए अनुसार चित्र के अनुसार, है ना, खींचते हैं। जैसे 5 के लिए है तो देखो 5 के लिए क्या है, 1 2 3 4, और ये क्या है 5, तो इसको 5 बोलेंगे। 19 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर ये क्या करेंगे 1 2 3 4, इस तरह ये क्या हो जाएगा 19। इससे गिनने में क्या होगी, सरलता होती। उपरोक्त तालिका के अनुसार क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और ये 5 और 6 7, मतलब 7 है। इसे ही बारंबारता क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक मान के लिए एक खड़ी लकीर खींचने की प्रक्रिया को टैली, है ना, प्रत्येक मान के लिए एक खड़ी लकीर खींचने के लिए क्या कहते हैं, इसको ऐसे लकीर खींचे हैं तो टैली, और पूरा 1 2 3 ये 4 हो गया, और ये 5वें के लिए इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता। ठीक, केवल एक लकीर खींचने को क्या बोलते हैं, टैली, और इसमें अगर 5 का बंडल एक बन गया तो मतलब उसको क्या बोलेंगे, बारंबारता। अब देखो, प्रत्येक मान के लिए एक खड़ी लकीर खींचने की प्रक्रिया को टैली लगाना कहते हैं, और इस विधि को टैली विधि द्वारा आंकड़ों का संकलन कहते हैं, एवं इससे प्राप्त सारणी को बारंबारता सारणी कहते हैं। ठीक, अब देखो क्या है आगे इसके बारे में, और आप भी इस विधि का उपयोग कर अपने आसपास के आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास करना है। एक गांव में 20 घरों में बच्चों की संख्या इस प्रकार है। मकान नंबर इतना दिया गया है, बच्चों की संख्या इतना दी गई है, मकान नंबर फिर इतना, फिर बच्चों की संख्या। अब देखो यहाँ पर बनाया गया है, बच्चों की संख्या यहाँ बताया है टैली चिन्ह और बारंबारता से। तो देखो 0 1 2 3 4 तक किया गया है, और टैली चिन्ह यहाँ पे अगर 2 हैं तो 2 कर दिए,
यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। तो देखो बच्चों 7 के लिए यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 कैसे किया है यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे। पर यहाँ पे ऐसे ना करके हम केवल ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 7, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, अब देखो तीसरा, ये तीसरे नंबर में क्या है 5 करना है, तो 1 2 3 4 5 ये सही है। 2 के लिए केवल 2 लकीर खींच दिए। ठीक, अब आगे देखो इस सारणी में आपने बच्चों की संख्या के लिए केवल 0 से 4 तक के अंकों को ही क्यों लिखा है। यदि इसे 1 से शुरू किया जाए तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना। यदि सारणी में बच्चों की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, है ना बच्चों। अब यहाँ पे समझते हैं आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन, मतलब आंकड़ों क्या हम चित्रों के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या है, ये आरेख है। क्या है बच्चों, आरेख, है ना, चित्र आरेख। ठीक, अब ये क्या है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो उत्तीर्ण है, यहाँ 0 20 20 60 80 100, ये क्या है प्रतिशत है। और इधर उत्तीर्ण कितने बच्चे हुए प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में और तृतीय श्रेणी में, ये बताया गया है। ठीक है, उसी से क्या है इसको, यहाँ पे लड़कियों के लिए ये क्या बोलते हैं जामुनी कलर और लड़कों के लिए गुलाबी कलर से इस आरेख को दर्शाया गया है। ठीक है, इसको हम क्या है जब खुद करेंगे ना तो और आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। देखो क्या है, इसी प्रकार चित्रों द्वारा प्रदर्शन को चित्र आरेख कहते हैं। ये क्या है, चित्र आरेख है। ठीक है, यह आसानी समझने योग्य होता है एवं चित्रों को देखकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या निकाल जा सकता है कि क्या है, लड़कियां क्या है सबसे अधिक मतलब 100% पास हुई हैं लड़कों के मुकाबले में। ठीक है, अब दंड आरेख क्या है, बार ग्राफ। अब बार ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। चित्र आरेख की विधि से प्रदर्शन में हमें बहुत से चित्रों को बनाने की आवश्यकता होती है जो कभी कभी अव्यवहारिक हो जाती है। ठीक है, किंतु यदि हम प्रत्येक छात्र के लिए 1 सेंटीमीटर लंबाई लेकर ये दंड बनाएं तब आंकड़ों के प्रदर्शन में और सरलता होगी तथा इन दंडों को क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, है ना, सीधी लकीर, और क्षैतिज मतलब आड़ी, है ना, दोनों तरीक़ों से बनाया जा सकता है। ये देखो ये है क्षैतिज दंड आरेख है ना, और ये ऊर्ध्वाधर दंड आरेख है। समझ गए। अब सीधा हम आते हैं इधर, ये उदाहरण दिए गए हैं, इसको समझेंगे तो और आसानी से आपको क्या है ये दंड आरेख के बारे में आप और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कि क्षैतिज और दंड आरेख कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर दंड आरेख कैसे होते हैं। तो सीधा है बच्चों, ऊर्ध्वाधर नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे सीधी लकीर, और क्षैतिज मतलब टेढ़ी। अब इधर देखते हैं हम एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। क्या देखो, वर्ष दिया गया है गेहूं का उत्पादन लाख टन में, है ना। तो सन 1991 है, सन 1991 से लेकर सन 2000 तक का यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बताया गया है, जो कि 72 से शुरू हुआ है और 78 तक गया है सन 2000 में। ठीक है, अब देखो कैसे बनाया है ये कैसी है, ये है ऊर्ध्वाधर दंड आरेख। तो इधर वर्ष दे दिया गया है और यहाँ उत्पादन कितने में हुआ है ना, कितने लाख टन में हुआ है। तो इस तरह से ये आरेख का निर्माण किया गया है। ठीक, अब सीधे आते हैं हम प्रश्नावली 19 की ओर। ठीक, प्रश्न 1 में क्या है, देखो किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 में से निम्न अंक प्राप्त किए हैं। तो क्या बताया है यहाँ पर, इन प्राप्तांकों को टैली विधि से सारणीबद्ध करना है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे सारणीबद्ध।
अब देखो इसको ऐसे, ये प्रश्न 1 का है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या उत्तर है ना ये, तो क्या करेंगे, एक तरफ अंक लिखेंगे टैली चिन्ह और बारंबारता चिन्ह। तो 0 से लेके 5 तक अपन ने कर दिए। तो देखो 2 को ये टैली चिन्ह ऐसे है और ये बारंबारता में ऐसे है। फिर ये बारंबारता में 2 है तो फिर टैली में ऐसे है। 5 को फिर ऐसे किया गया है, ठीक है, टैली चिन्ह में किया गया है, ठीक। और ये 3 तो ये 3 इस प्रकार इसका ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार से आप लोग प्रश्न नंबर 2 को कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि बना नहीं, तो मैं आप लोगों को इसे बता दूंगी। अब आते हैं प्रश्न 3 की ओर। क्या है, नीचे दिए गए सारणी में कक्षा 6वीं के छात्रों के परीक्षाफल श्रेणीवार दिए गए हैं, इनका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, आइए अनुत्तीर्ण है। तो देखो अब क नंबर क्या है, देखो किस श्रेणी के छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है, तो द्वितीय श्रेणी के हैं, दिख रहा है। परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो 40 थी, है ना। और कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 36 हुए, है ना। अब यहाँ पर हम आते हैं इधर, देखो आप प्रश्न नंबर यहाँ पे 4, नीचे दी गई सारणी में किसी कंपनी के 5 वर्षों की वार्षिक आय दी गई, आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाना है। तो देखो मैंने ये बनाया है, तो ये पता है बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इस यहाँ नीचे वर्ष लिखोगे, फिर यहाँ पे जितना ग्रोथ हुआ है, जितना बढ़ा है ना, क्या है, वार्षिक आय लाख रुपए में, ठीक है। तो ये 10 लाख है, फिर ये 12 है, ये 12 है, देखो ना, ये 15 है और ये 20 लाख है और ये लास्ट में 22 लाख। तो दिख रहा है 22 लाख का किस सन में हुआ है, सबसे ज़्यादा 2000 में हुआ है, ठीक है ना। इसको स्केल की सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 5 की ओर। तो प्रश्न 5 में देखो क्या है बच्चों, निम्न सारणी अलग अलग टीवी सेट के खरीदार की सूची देती है, इन आंकड़ों को दंड आरेख का रूप देना है, ठीक है। तो ये ब्रांड है, परसेंट खरीदार कौन से हैं, ठीक है। तो PQRST और अन्य, तो खरीदार कौन को है, खरीदार परसेंट क्या है, 25%, 30, 15, 10, 10, 10 बाकी है। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रांड लिख देंगे सबका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये परसेंट खरीदार, तो 10% है सबको, देखो यहाँ पे से बराबर में 10% किया गया। फिर बाद में आया ये 15% है ना खरीदार, फिर 25%, इस प्रकार 30, और ये क्या है, इस तरह से ये दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चों ऐसे, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, सीधा यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे 10%, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और ये है यहाँ 15%, ठीक है, ये आसान तरीका है। और ये है 25%, और ये लास्ट में ये तो 30 है ही यहाँ पर, है ना। ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे इधर लिख दिए तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। जैसा आपको आसान लग रहा है आप लोग कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ही बच्चों आप लोगों का आज जो सफ़र हमने शुरू किया था पाठ 1 से, आज अपनी समाप्ति पर पहुंच गया। जीवन का यही रूल है कि जो भी काम हम शुरू करते हैं वो एक दिन क्या है, अपनी समाप्ति पर हो जाता है, ठीक है, समाप्त हो जाता है। और उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जितना मैंने अपनी कोशिश आप लोगों को पढ़ाने में की
है ना। और आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा ये वीडियो, है ना, क्या बोलते हैं कि कहीं पर भी आपको कंफ्यूज लगता होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, है ना। इस संबंधित जितने भी हम क्या है इस पाठ में हम किए, ठीक। और मैं आप लोग के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी आखिर में कि आप लोग मेहनत से मत डरिए, ठीक। जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो आपके स्कूल में आपके टीचर आपको बता रहे हैं, उसको घर में आके रिवाइज ज़रूर किया करिए, ठीक है। क्योंकि अभ्यास से हम अभ्यास करने से ही क्या है आप अपने आपकी पकड़ क्या है आपके विषय में बन सकती है, ठीक है। तो अच्छे से रहिए और खूब पढ़ाई करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, ठीक है। बस यही कहूँगी। और अंत में ये बोलना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।